हाय गाइस, जय माता दी। आज हम मनोविज्ञान में सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालेंगे। पिछली वीडियो में आपने दशाएं देखी यानी कंडीशंस। तो सबसे पहले सीखने को प्रभावित करने वाला कारक है विषय सामग्री, मैटर ऑफ सब्जेक्ट। तो विषय वस्तु सामग्री यदि लर्निंग प्रोसेस में यानी सीखने की क्रिया में कठिन है, वह अर्थहीन है। यानी हार्ड है और सेंसलेस है, तो एक बालक के सीखने का कार्य शीघ्र नहीं हो पाएगा। यदि आपके विषय वस्तु सरल है और अर्थपूर्ण है, यानी उसका कोई भावार्थ है, वो प्रैक्टिकली जीवन में काम आती है, तो वो बालक उसको जल्दी ग्रहण कर लेगा। इसलिए सदैव लर्निंग प्रोसेस में सरल से कठिन के सिद्धांत को अपनाया जाता है। सरल से कठिन, इजी टू हार्ड का प्रोसेस अपनाया जाता है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी जो कारक है वो बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होता है। बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये घटक भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता रखता है। मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी यदि किसी स्टूडेंट की पूर्णतः स्वस्थ है, यानी उसका स्वास्थ्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वह बालक तेजी से, तीव्रता से शिक्षा को ग्रहण करेगा। शिक्षा को तीव्रता से ग्रहण करेगा, यानी और वो उसमें रुचि भी रखेगा, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो इसलिए बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो बालक मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या पीड़ित होते हैं, तो ऐसे बालकों को फिर लर्निंग यानी कि एजुकेशन को सीखना, किसी भी चैप्टर को समझना उनके लिए कठिन हो जाता है और वो देर से फिर उसे समझ पाते हैं। इसके बाद तीसरा फैक्टर जो है वो है आपका परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। अगर कोई बालक शारीरिक और पारिवारिक रूप से परिपक्व होता है तो उसे कोई भी पाठ सीखने में आसानी होगी। अगर वो सामाजिक व पारिवारिक रूप से परिपक्व है तो उस स्थिति में वो बालक जो है
सीखने की क्रिया के लिए सदैव तत्पर होगा। सदैव क्या होगा? तत्पर रहेगा और उसकी उत्सुकता होगी सीखने में, वो उत्सुकता जिज्ञासु होगा। तो इस संदर्भ में कहा गया कि मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता और सीखना एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं है, एक समानार्थी शब्द है। जिनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर मैच्योरिटी है तो लर्निंग की क्रिया होगी, और यदि लर्निंग की क्रिया हो रही है तो स्टूडेंट में मैच्योरिटी अपने आप आएगी। आई होप मेरी इस बात को भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए सीखने का समय और स्थान। सीखने का समय व स्थान यानी लर्निंग का टाइम और आपका पैलेस दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सीखने में। आपने देखा होगा जब प्रातः काल बालक फर्स्ट में विद्यालय में प्रवेश करता है, यानी विद्यालय जब शुरू होता है तो बालक में शिक्षा के प्रति स्फूर्ति होती है, उसमें एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षण का टाइम बढ़ता जाता है, शिक्षण का समय समाप्त होता जाता है, तो वो टाइम बढ़ने पर उस बालक में शिथिलता आने लगती है और वो थकान महसूस करने लगता है। इसलिए सीखने का एक जो एनवायरमेंटल है, जो पैलेस है, जहाँ विद्यालय है, वहाँ एक शांति होनी चाहिए। दूसरा, बीच बीच में उसे मोटिवेशन भी करना चाहिए और उसको रिलैक्स भी कराना चाहिए, जिससे उसको बार बार सीखने के प्रोसेस में स्फूर्ति प्राप्त हो। अब देखिए सीखने की इच्छा, ये भी सीखने की इच्छा, विल ऑफ लर्निंग, वो स्टूडेंट में यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अगर उसके आसपास की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां भी हैं, और उसमें क्या है, सीखने की इच्छा है, विल पावर उसकी अच्छी है, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कोई बात को सीख लेगा, उस नॉलेज को वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसलिए एक टीचर को एक स्टूडेंट में शिक्षण का कार्य कराते समय उसकी विल पावर को मजबूत बनाना चाहिए। तो अगला जो आपका छठा पॉइंट है वो है कि प्रेरणा। वो क्या है हमारा? प्रेरणा, मोटिवेशन। तो एक शिक्षक का या विद्यालय में कार्यरत जो स्टाफ है
उसका कार्य होना चाहिए कि वो समय समय पर प्रेरक कहानियां बताए। जैसे कि महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बता दिया गया, वो किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और कैसे आज़ादी प्राप्त की। तो ऐसी मोटिवेशन कहानियाँ, स्टोरीज जो है उसे सुनाई जानी चाहिए, जिससे उसमें जो है शिक्षा के प्रति लगन जागृत हो और जिज्ञासा जागृत हो। इसलिए एक शिक्षक को प्रशंसा बालक की करनी है, उसे प्रोत्साहन देना है मोटिवेशन के दौरान, और प्रतिद्वंद्विता आपस में प्रतियोगी की भावना भी उनमें जागृत करना आवश्यक है। इसके बाद जो कारक है आपका, वो है कि अध्यापक की क्रियाएं। अध्यापक की सिखाने की क्रिया कैसी है? अध्यापक के सिखाने की क्रिया, एक टीचर है, यदि वो बालक में इस प्रकार की प्रतिक्रिया या शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करता है जो उसके अनुकूल नहीं है, बालक को जिज्ञासु नहीं बनाती हैं, तो फिर शिक्षा का कार्य नहीं हो पाएगा। अगर एक टीचर में कोई आदर्श नहीं है, उसका स्वभाव मितव्ययी नहीं है, उसमें नियमितता नहीं है, तो बालक भी उसी प्रकार का व्यवहार करेगा और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, शिक्षण का कार्य नहीं हो पाएगा, लर्निंग नहीं हो पाएगी। अब देखिए, सीखने का उचित वातावरण। सीखने का क्या होना चाहिए? उचित वातावरण होना चाहिए। सीखने का उचित वातावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ, प्रॉपर एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग अगर ये नहीं है तो वहाँ सीखने की क्रिया संभव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि विद्यालयों में सीखने की विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, जिनके बारे में हम कल वीडियो में देखेंगे। तो लगातार बिना स्किप के वीडियो देखना है तो आपको साइकोलॉजी बहुत ही आसान लगेगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए कि सीखने की विधियों के अंतर्गत जो निम्न कक्षा के छात्र होते हैं उनमें खेल और करके सीखना, की विधियां अपनाई जाती हैं, जबकि उच्च स्तरीय शिक्षा में हमें पूर्ण सामूहिक और सह संबंध यानी कोऑपरेशन की विधि अपनाई जाती है।
तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।